हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का आंसर भी यहाँ पर दिया जाना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आंसरों से। तो ये होम साइंस एमए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का यह जो है कि मेजर पेपर के रूप में है। इस पेपर का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। इसके यह बुकलेट कोड ए सीरीज़ का है, तो जिनका ए सीरीज होगा वो सीधा सीधा बस यहाँ से अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि विकास के चरण के संदर्भ में से 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। विकास की किस अवस्था में बालक कल्पनाशील खेलों में अधिक सक्रिय होता है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बालक के मानसिक विकास में सबसे अधिक किसका योगदान होता है। तो ये बालक के मानसिक विकास में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो शिक्षकों का होता है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बालक के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो गरीबी, दुर्व्यवहार, कुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बालक के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक। तो कुपोषण, दुर्व्यवहार, गरीबी, तो इसमें से आपका कुपोषण हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बालक के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये कुपोषण, ये तो हो चुका है इसका आंसर। पांचवा है, अभिभावक, शिक्षक एवं बालकों के आपसी मेल जोल को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। तो अभिभावक का शिक्षक संघ राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवा। फिर उसके बाद है, पारिवारिक जीवन चक्र आमतौर पर शुरू होता है। तो विवाह से, जन्म से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से। तो पारिवारिक जो जीवन चक्र आरंभ होता है तो वो विवाह से हो जाता है। राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। तो इसे कुल विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को इनमें से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो पहला अवस्था होता है टॉय एज, प्री गैंग एज, और दूसरा है तीसरा हो जाता है आपका एक्सप्लेनेटरी एज। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें 3 है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बालक के उत्तम विकास के लिए निम्नलिखित अभिवृत्ति वाले माता पिता अच्छे माने जाते हैं। तो प्रभुत्वशाली अभिभावक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 7वें नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए कि विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को, तो विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था कह रहा है, न कि बाल्यावस्था कह रहा है। तो यदि बाल्यावस्था होता तब तो ये 5 हो जाते हैं, ठीक ना। बाल्यावस्था होंगे तब तो 5 हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा वो 3 ही होगा, जिसमें पहली अवस्था होती है वो टॉय एज की होती है, दूसरी अवस्था जो होती है वो प्री गैंग एज की होती है, और तीसरी अवस्था जो होती है वो एक्सप्लेनेटरी एज की होती है। और बाकी यदि ये पूछा जाता कि विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर बाल्यावस्था कितने भाग में बांटा गया है, तब तो यहाँ पर 5 हो जाता। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अच्छा, तीसरा वाला तो दूसरे के ऑप्शन में है ना, सॉरी, ये आपका यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। ये वाला बिल्कुल सही रहेगा, ये सही रहेगा। अब आइए चलते हैं कि बालक के उत्तम विकास के लिए निम्नलिखित अभिवृत्ति वाले माता पिता अच्छे माने जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रजातांत्रिक अभिभावक। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये दूसरे पे ही लगा हुआ था, ठीक। अब उसके बाद 9वां है, तिरस्कार करने वाले अभिभावकों की संतान में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होता है। कुंठाहीन भावना,
आक्रामकता, उपयुक्त सभी। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बालक अभिभावक संबंध को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इनमें भी आप इन चारों को आप कर सकते हैं, तीनों को, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 11 नंबर कि बालक अभिभावक संबंध मधुर न होने का कारण है। तो ये राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तिरस्कार एवं उपेक्षा हो जाएगा। अब 12 नंबर देखते हैं कि पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। तो पारिवारिक साधन के जो प्रकार हैं वो मानवीय एवं अमानवीय दोनों है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर, एकल परिवार निम्न में से किसे संदर्भित करता है? 2-3 पीढ़ी के सदस्य, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, माता पिता एवं उनकी संतान, इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा, माता पिता एवं उनकी संतान। फिर उसके बाद देखते हैं कि चोरी करना एक समस्यात्मक व्यवहार है यदि कोई बालक किसी सामान को अज्ञानतावश उठा लेता है, जानबूझकर उठाता है, किसी के कहने पर उठाता है, किसी के देने पर लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 14 नंबर का 2 हो जाएगा कि जानबूझकर उठाता है। यहाँ पे टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, ये सॉल्व पेपर है। मैक्सिमम ये बिल्कुल सही होगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हो सकता है और बाकी कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। तो परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 16 नंबर, कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु से होता है? 1 वर्ष, 4 वर्ष, 9 वर्ष और 14 वर्ष। तो ये आपका 4 वर्ष से होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामूहिक खेल सूचक है प्रेम व स्नेह का, लड़ाई झगड़े का, प्रतिस्पर्धा का, विकसित सामाजिकता का। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रेम व स्नेह का। अब इसके बाद खेल का अर्थ है शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, स्वैच्छिक, आत्मकेंद्रित एवं मनोरंजनात्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो ये आपका खेल का अर्थ है वो हो जाएगा आपका स्वैच्छिक, आत्मकेंद्रित एवं मनोरंजनात्मक हो जाएगा। अब उसके बाद है 18 नंबर, 120 से 139 बुद्धि लब्धि दर्शाती है। तो यह श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि को दर्शाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद है 20 नंबर है, संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रथम अवस्था है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। 21 नंबर है, संवेदना पर आधारित मानसिक चिंतन को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण, सृजनात्मकता, तर्क और कल्पना। तो इन चारों में इसको आप सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी आप कह सकते हैं। 22 नंबर है, निषेधात्मक किस अवस्था की सामाजिक व्यवहार है? तो निषेधात्मक ये जो है कि आपका किशोरा अवस्था की निषेधात्मक, निगेटिवनेस इज द सोशल बिहेवियर ऑफ विच स्टेज? तो इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो ये जो होगा आपका निषेधात्मक जो होगा, तो इसका ये आपका हो जाएगा निषेधात्मक, ये किशोरावस्था को हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका चौथा ही रहेगा। अब इसके बाद 23 नंबर हम लोग देखते हैं, ईर्ष्या की उत्पत्ति किस अवस्था से होती है? तो ईर्ष्या की उत्पत्ति पूछा जा रहा है। तो ये ईर्ष्या की उत्पत्ति किस अवस्था से होती है? 6 माह से 1 वर्ष, 1 से 1/2 से, यानी कि कह सकते हैं कि 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 7 से 9 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 से 4 वर्ष। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बालकों के संवेग जो संबंधित होते हैं वो मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालकों के जो संवेग होंगे, है ना, तो ये जब भी होंगे तो ये संवेग कह रहा है, इमोशंस कह रहा है। तो इसमें आपका जो इमोशंस होंगे ये मूर्त वस्तुओं से हो सकता है, क्योंकि इमोशन कर रहा है, बालकों के इमोशन कर रहा है। तो बालक जो होते हैं बाहरी चीज़ों को देख करके बहुत जल्दी जो है कि इमोशंस हो जाते हैं, और उनके अंदर कोई सुख दुख वाली बात नहीं रहती है कि वो अंदर से दुखी हैं, अंदर से सुखी हैं। तो ये वाली बात तो नहीं होती है। ये वाली बात तो जब बड़े हो जाते हैं तब आती है। तो जब अंदर से दुख वाली बात होगी तब तो वो अमूर्त हो जाएगा, नहीं तो ये मूर्त रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मूर्त वस्तुओं से। विकासात्मक संवेग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वाटसन ने, पियाजे ने, ब्रिजेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो विकासात्मक जो संवेग सिद्धांत दिया गया था ये आपका लेव वाइगोस्की के द्वारा 1896 से 1934 में दिया गया था।
तो विकासात्मक संवेग का सिद्धांत। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10 दांत, 15 दांत, 20 दांत, 25 दांत। तो ये आपके 20 दांत होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 दांत। पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व शालेय अवस्था, पराधीनता की अवस्था, शालेय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्व शालेय अवस्था हो जाएगा आपका, प्री स्कूल स्टेज। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा, रचनात्मक एवं विनाशात्मक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, विकास के क्षेत्र हैं। तो ये उपरोक्त सभी विकास के क्षेत्र हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो ये 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। बालक के बौद्धिक विकास के लिए अभिभावक की निम्नलिखित अभिवृत्ति आवश्यक है। तो इनमें जो होगा ये आपका राइट ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों, यानी कि बालक को नए कार्य के लिए प्रोत्साहन करना और उसके बाद समय और अवसर देना। राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है, तो वैकल्पिक देखरेख का क्या अर्थ हो सकता है? तो वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है अभिभावक की अनुपस्थिति में बालक की देखभाल करना। राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद है 33 नंबर है, अभिभावकता से तात्पर्य है तो बच्चों की उचित देखभाल, है ना, बच्चों की उचित देखभाल। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और हाँ, इसके आगे का पेपर का आंसर पाने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर, अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है औद्योगिकरण में वृद्धि, बाल अपराध में वृद्धि, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका औद्योगिकरण में वृद्धि। राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 35 है, पालन पोषण की किस शैली, पालन पोषण की किस शैली में बालक से उसकी समझ के स्तर के अनुरूप संवाद होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रभुत्वशाली, पुरस्कृत, आधिकारिक या असंबद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आधिकारिक हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आधिकारिक। अभिभावक शिक्षक संघ के सभी कार्य निम्नलिखित हैं सिवाय, तो इनमें से जो होगा पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना। 37 नंबर, बालक के पालन पोषण की आधिकारिक शैली निम्नलिखित पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? बालक के साथ संयुक्त निर्णय लेना। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। परिभाषा में 360 रिपोर्ट है, तो समग्र और बहुआयामी हो जाएगा इसका। 39 नंबर देखते हैं हम लोग, किसी राष्ट्र का भाग्य उसकी कक्षा में बनता है, यह किसने कहा था? तो यह कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, राममूर्ति आयोग। तो इन चारों में ये आपका कोठारी आयोग हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 1। बाल्यकाल में बच्चे प्रायः होते हैं परिवार केंद्रित, समाज केंद्रित, आत्म केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल्यकाल में बच्चे जो प्रायः होते हैं वे आपका बाल्यकाल में बच्चे प्रायः जो होते हैं तो परिवार केंद्रित होते हैं, समाज केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। तो ये तो आपका जब भी रहेगा तो ये आत्म केंद्रित नहीं, परिवार केंद्रित रहेगा। ठीक है। वर्तमान में अभिभावकत्व सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है? समाजीकरण, सामाजिक नेटवर्किंग, मीडिया, आस पड़ोस, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सीखने का सबसे सही तरीका है कठोर अनुशासन द्वारा, दबाव द्वारा, खेल खेल में नकल करके। तो खेल खेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है, एक बच्चा यदि घर में अभिभावक की मदद करता है उसे कहते हैं खेल कौशल, स्व सहायता, सामाजिक सहायता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद है, बालक के भाषा विकास में कौन सा खेल सहायक है? तो ये आपका नाटकीय खेल सहायक हो जाएगा। सही अनुशासन पद्धति है, तो ये प्रजातांत्रिक इसकी सही अनुशासन पद्धति होती है। अब इसके बाद चलते हैं 46 नंबर की, बाल्यावस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए कठोर अनुशासन द्वारा, विषय की गहन जानकारी द्वारा, सामूहिक खेलों तथा रचनात्मक कार्यों द्वारा, बिना किसी योजना द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सामूहिक खेलों तथा रचनात्मक कार्यों द्वारा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि बाल्यावस्था में
किस मानसिक शक्ति का विकास होता है? तर्क का, निरीक्षण का, जिज्ञासा का या उपयुक्त में से सभी। तो बाल्यावस्था में किस मानसिक शक्ति का विकास होता है? तो इन चारों में देखिए लगा तो है उपयुक्त सभी का, लेकिन पूछा जाए कि बाल्यावस्था में किस मानसिक शक्ति का विकास होता है, तो बाल्यावस्था में कोई भी बच्चा तार्किक चीज़ों को नहीं सोच सकता है ना। तो यहाँ पे तार्किक तो होगा नहीं, तो यहीं से ये कट जाएगा, ठीक है। निरीक्षण का भी नहीं होगा, निरीक्षण भी नहीं कर सकता है बच्चा, लेकिन उसमें जिज्ञासा होती है किसी भी वस्तु को जानने की। किसी वस्तु को देख लेता है तो उसके अंदर ये जिज्ञासा जग जाती है कि ये क्या है, और वो अपने घर में, परिवार में माँ बाप से पूछता रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका जिज्ञासा का हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। बालिकाओं में परिपक्वता बालकों की अपेक्षा आती है, तो ये शीघ्र रूप से आती है ना। कैसे आती है? शीघ्र रूप से, तुरंत आ जाती है। बाल्यावस्था का आगमन होता है गर्भावस्था के बाद, जन्म के बाद, शैशवावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शैशवावस्था के बाद। 50 नंबर है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने किस समय मातृ एवं शिशु कल्याण ब्यूरो की स्थापना की थी? तो सन 1931 में किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना किस सन में की गई थी? तो स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। राइट ऑप्शन नंबर 2। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098 पर लगा दीजिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये। कोई भी बच्चा किसी मुसीबत में है और आप तुरंत 1098 पर कॉल करिए, तो वहाँ से जो है कि उस बच्चे के लिए तुरंत निदान का कार्य किया जाएगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिभावक बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए दे सकते हैं। तो इनमें से ये हस्त निर्मित खिलौने भी दे सकते हैं, DIY खिलौने भी दे सकते हैं, समय, अवसर एवं उपयुक्त पुस्तकें भी दे सकते हैं। इनमें से ये सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 54 पर। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और आनंद शामिल करने से सीखना बन जाता है। तो इनमें से ये जो होगा, ये जब आप वो करेंगे तो वो करेंगे क्या, हास्य और आनंद शामिल करना जो होगा तो वो सरल एवं बोधगम्य बन जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। अब उसके बाद है 55 पे, पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये समावेशन एवं योजन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया हुआ है। और 56 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से जो शिक्षक एवं अभिभावक अंतःक्रिया को सुगम बनाना, पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना, शिक्षक एवं अभिभावक अंतःक्रिया को सुगम बनाना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है? तो अभिभावक और शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना, तो ये तो देखिए हो सकता है। पहला जो है, पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव कोई शिक्षक या अभिभावक नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि ज़्यादातर आंसर यही सही होना चाहिए। फिर उसके बाद स्कूल नीतियों पर परामर्श देना, तो स्कूल नीति पर अभिभावक भी परामर्श दे सकता है और शिक्षक भी दे सकता है। स्कूल अनुशासन पर चर्चा अभिभावक भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है। शिक्षक एवं अभिभावक अंतःक्रिया को सुगम बनाना, ठीक है। तो शिक्षक और अभिभावक अंतःक्रिया को सुगम बनाना ये भी हो सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम में संशोधन के सुझाव जो है कि आपके अभिभावक या शिक्षक नहीं दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। अब इसके बाद 57 नंबर, एक अच्छा आदेश अच्छे अनुशासन की ओर ले जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 58 है कि स्कूल एक लघु समाज है, यह किसने कहा था? तो स्कूल एक लघु समाज है, ये डेवी ने कहा था। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 59 है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसके अंतर्गत है? UGC, SES, ECRT, NCERT, IRDP। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका NCERT हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 60 नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जो मंत्रालय है वो है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 61, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की बात करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 310। तो हमारे संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की बात करता है? तो अनुच्छेद 45 इज करेक्ट आंसर, राइट ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है 62, प्ले वे पद्धति के संस्थापक का नाम क्या है? रूसो, कैलडेबल कुक, मॉन्टेसरी, जॉन डीवी। तो इसका प्ले वे पद्धति संस्थापक का नाम कैलडेबल कुक, राइट ऑप्शन नंबर 2। अब इसके बाद चलते हैं 63, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 अप्रैल 2011, 2011, 11 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 और 21 अप्रैल 2011, राइट ऑप्शन नंबर 3, 1 अप्रैल 2010। NCF का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 64 के बाद 65 नहीं है क्या? 65 अच्छा लग रहा है कि ये PDF बनाने में वो चीज़ चला गया, कोई बात नहीं, मैं पीछे वाले में कर दूंगा। मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। माता पिता और शिक्षक, समाजशास्त्री एवं सांस्कृतिक कारक, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण हो जाएगा। इसके बाद है 71 नंबर, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की विशेषताएं हैं, तो इनमें से निरंतर निगरानी एवं हस्तक्षेप, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। 72 नंबर है, असंबद्ध माता पिता के बच्चे निम्नलिखित सभी प्रकार के होते हैं सिवाय आत्म नियंत्रण में कमी, हताश, दीर्घकालिक लक्ष्यों का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आत्म नियंत्रण में कमी, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए अभिभावक को निम्न कार्य करना चाहिए: जिज्ञासा शांत करना चाहिए, संतुलित व्यवहार करना, स्वयं कार्य करने देना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रेरणादायक कहानियाँ सहायक है व्यक्तित्व निर्माण में, चरित्र निर्माण में, नैतिक गुणों के विकास में, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब इसके बाद है पिता की भूमिका एक परिवार में होती है, तो इनमें से क्या? गृहिणी की सहयोग, संतान की रक्षा, आवश्यकताओं की पूर्ति, उपयुक्त सभी। तो ये तो कोई भी कर सकता है, तो आपका ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो हम लोगों ने होम साइंस MA MSc सेकेंड सेमेस्टर के पेरेंटिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। इनमें से 4-5 क्वेश्चन जो है कि PDF बनाते समय लग रहा है कि वो मिस हो गया था, तो उसको मैं हो सकता है कि दूसरे वीडियो में मैं उसका जो है कि उत्तर दे दूं, और जिसको चाहिए वो लोग कमेंट भी कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये 75 क्वेश्चन के आंसर को हम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर भी दिया गया। आज के सेशन में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। 65 नंबर क्वेश्चन है, NCF में प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? सीखने का आधार केंद्र, शिक्षा का आधार कला, बालक की विशिष्टताओं पर ध्यान देना, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 65 नंबर है, 66, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना कहलाता है वयस्क केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, शिशु केंद्रित उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित उपागम हो जाएगा। अब इसके बाद है 67 नंबर, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को ये भी कहा जाता है टॉडलर, टैडी, नवजात, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें आप टॉडलर जो अभी चलना सीखा हो, टैडी जो बच्चा भालू जैसे खिलौने से खेलता हो, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को ये भी कहा जा सकता है जो अभी चलना सीखा हो, तो इसे आप टॉडलर कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, खिलौना आयु से तात्पर्य है प्रारंभिक बचपन, उत्तरा बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक बचपन हो जाएगा आपका, प्रारंभिक बचपन हो जाएगा। बाल्यावस्था का वर्तमान दृष्टिकोण यह मानता है कि बच्चे कई मायनों में वयस्कों के समान हैं। बचपन मूलतः एक
शिक्षा काल है, विकास और परिवर्तन की अनोखी अवधि है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विकास और परिवर्तन की अनोखी अवधि होती है बाल्यावस्था।